फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस प्रधानमंत्री को। देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता तथा उसे परामर्श या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए, सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति अपने कार्य करेगा। इनकी सलाह पर राष्ट्रपति अपने कार्य करेगा, यह कहा गया है। जब वर्तमान में इसकी व्यवस्था की गई थी, माफ कीजिएगा, जब ये संविधान का निर्माण हुआ तब इसकी व्यवस्था की गई थी, तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। पर कुछ समय पश्चात यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने को बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वो विधेयक पुनः वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उस पे वो हस्ताक्षर करने को बाध्य होगा, उस सलाह को मानने को बाध्य होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए और उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति अपने जो भी कार्य करेगा वो इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा, और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कहलाएगा प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की, जहां पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की विस्तृत चर्चा की गई है। 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। याद रखिए, नियुक्त होता है प्रधानमंत्री, निर्वाचित नहीं। ठीक है, निर्वाचित सांसद होते हैं, जिनमें से जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति करता है। जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 75(2) कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का गठन स्वयं करता है। उसकी नियुक्ति, जो मंत्री जितने भी नियुक्त होंगे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार प्रधानमंत्री जिसे भी चाहेगा उसे अपनी मंत्री परिषद में रख सकता है। तो इसलिए कहा गया है मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये था अनुच्छेद 75(2). वहीं 75(3) में बात की गई है कि जो मंत्री परिषद होगी, जो भी मंत्री परिषद बनेगी, वह सामूहिक रूप से यह वर्ड ध्यान में रखिएगा कि जो भी मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यदि सामूहिक रूप से शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। वहीं 75(4) कहता है कि जितने भी मंत्री होंगे वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जितने भी मंत्री होंगे वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये कहता है अनुच्छेद 75(4). ठीक है, वहीं 75(5) है वो बात करता है कि मंत्री बनने के भीतर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मंत्री पद का दर्जा दिया गया हो, लेकिन अब तक वह संसद का सदस्य नहीं था, तो उस दशा में उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। संसद का सदस्य बनने की अधिकतम जो आर्यता है वो 6 माह है। 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ये कहता है 75(5). ठीक है, यदि प्रधानमंत्री की योग्यता की बात की जाए कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हमारे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि कैसी योग्यता होगी। बस यह कहा गया है जो प्रधानमंत्री की यदि योग्यता ही देखें तो ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो वही उसकी योग्यता होगी प्रधानमंत्री बनने की।
प्रधानमंत्री के लिए शर्त यह है कि वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जो दल बहुमत में आया है वो दल ये चाहता हो कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ठीक है। बाकी उसके जो निर्वाचन की योग्यता है वो वही होगी जो एक संसद के सदस्य की होती है, एक लोकसभा के सदस्य की होती है, वही योग्यता प्रधानमंत्री की भी होगी। यदि कार्यकाल या अवधि की बात की जाए तो जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री है वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, माफ कीजिएगा नियुक्त होता है। निर्वाचित एक सदस्य के रूप में होता है, लेकिन वो सदस्यता ही उसकी कार्य अवधि है, ठीक है, उतने ही साल के लिए। जैसे कि एक सदस्य जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, उसी प्रकार जो एक प्रधानमंत्री भी है वो भी 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन यदि उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या वह अपना त्याग पत्र दे देता है तो उस दशा में प्रधानमंत्री का जो पद है वह रिक्त माना जाएगा। मृत्यु हो जाने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु होने पर उसका पद रिक्त माना जाएगा। या तो वो इस्तीफा दे दे, यदि वो इस्तीफा देगा तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। या फिर इस दशा में उसकी मृत्यु हो जाए या तो वो अपना त्याग पत्र दे दे या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव उस दशा में हो सकता है जब उसका बहुमत कम हो जाए। यदि उसके सभा में बहुमत कम हो जाता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। यदि वोटिंग कराई जाती है और उसे पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है तो उस दशा में प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और त्याग पत्र देने पर केवल प्रधानमंत्री पद से नहीं हटेगा बल्कि पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है, फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसकी अवधि मुख्य रूप से 5 वर्ष की होती है। यदि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात की जाए तो यह मुख्य कार्यकारी बॉडी होती है। जितने भी कार्य होते हैं यदि इसकी प्रधानता देखी जाए तो वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो उसके बाद करने वाले वो सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है तो मंत्रिपरिषद भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करती है। तो हम देख सकते हैं इसका पहला जो कार्य या शक्ति कहिए वो यही होगी कि यह अपने अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह प्रधानमंत्री जो भी होगा वह अपने अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। उसका आकार कितना बड़ा होगा, कितने मंत्री उसके साथ बैठेंगे, इसकी ये डिसाइड कौन करेगा, प्रधानमंत्री। इसके अलावा उन सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। उनकी कार्यकारी बॉडी की क्या क्या कार्य किए जाने हैं ये निर्धारित करेगा प्रधानमंत्री। उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है यह निर्धारित करेगा प्रधानमंत्री। यदि किसी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, विचार विमर्श में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो भी निपटाएगा कौन, प्रधानमंत्री। यदि किसी विधायक के द्वारा या फिर किसी, माफ कीजिएगा, विधायक विधानसभा में होते हैं, यदि किसी संसद के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है और कोई मंत्री उसका जवाब देने में असमर्थ है तो उस दशा में प्रधानमंत्री इसका जवाब देगा। नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री का अहम रोल रहेगा, वो जैसे चाहे नीति बना सकता है। राष्ट्रपति जितने भी अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। इसके अलावा जितने भी आर्थिक नियोजन होंगे, आर्थिक नीतियां बनेंगी, उस पर पूर्ण नियंत्रण होगा प्रधानमंत्री का। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और उसी की सलाह पर सारी नीतियों का निर्माण किया जाता है। जितने भी कार्य किए जाते हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री के कार्य के अंतर्गत आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। वो मंत्रिपरिषद का द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। जितने भी विधायक कार्य किए गए होते हैं वो सारे चीजों की जानकारी आर्टिकल 78 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद की भूमिका। मंत्रियों के प्रकार यहाँ से शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद की भूमिका में आपको मैं पहले बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वह कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। जो
संसद सदस्यों की कुल संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा के जितने सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक इसकी संख्या नहीं हो सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया 2003 में, जो कि 2004 से लागू हुआ। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं हो सकता और जो मंत्रिपरिषद डिसाइड करेगा वो करने का कार्य प्रधानमंत्री करेगा। इस क्रम में 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने जो विभाग होते हैं उसके सर्वे सर्वा होते हैं, उसका कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार ये विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। यह मंत्रियों का कोर होता है। एक जो सबसे प्रमुख विभाग होते हैं वो इन मंत्रियों के पास होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री वे मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, अर्थात इनको जो विभाग दिए रहेंगे वो अंडर प्रधानमंत्री होगा, ये उनकी सलाह पर कार्य करेंगे। ये उस विभाग के प्रमुख तो होंगे लेकिन दिशा निर्देश किसके होंगे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कार्य करते हैं। यदि राज्य मंत्री की बात की जाए तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं और कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। वहीं जो उप मंत्री होते हैं, जो उप मंत्री रहते हैं, इनका जो पावर है, इनकी शक्तियां हैं वो राज्य मंत्री से भी कम हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है उसमें विभागीय सचिव भी शामिल होते हैं। इन सबसे मिलकर बनती है कैबिनेट या मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद एक बड़ी संकल्पना है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जबकि मंत्री परिषद में यह सभी आते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और विभागीय सचिव। ये था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के कार्य देख लेते हैं कि मंत्री परिषद क्या कार्य करेगा। तो मंत्री परिषद अपने विभाग की विभिन्न नीतियों की जानकारी देगा संसद को। इसके अलावा वो विभिन्न नीतियों का निर्माण करेगा, विभिन्न योजनाएं बनाएगा जिससे देश का विकास हो सके, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संपादन करेगा, जितनी भी योजनाएं होगी उन्हें क्रियान्वित करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा संसद में। ठीक है, उस पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का उत्तर देगा। ऐसे सभी कार्य जो है वो मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं और सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार से ये था मंत्री परिषद। अब हम देख लेते हैं अब तक के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन हुए हैं। स्टार्ट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस से थे। इन्होंने 1947 से 64 तक के शासन किया। यह सबसे लंबा कार्यकाल जिन प्रधानमंत्री का रहा है उनमें शामिल है जवाहरलाल नेहरू। दूसरे अपने प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 64 से लेकर 66 तक शासन किया है। इंदिरा गांधी 1966 से 67 तक। मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक। ये प्रथम गैर कांग्रेसी हैं और इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक के। इंदिरा गांधी फिर से दोबारा इनका कार्यकाल था 1980 से 1984 तक। राजीव गांधी 84 से 89 तक, 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 तक, 90 तक के ये कार्यकाल में थे। चंद्रशेखर 1990 से 91 तक। वीपी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक। ठीक है, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सबसे कम समय के लिए रहे हैं, 13 दिन के लिए मात्र, ये 16/5/2096 से 1/6/1996। ये डेट आपसे हो सकता है पूछी जाए क्योंकि केवल 13 दिन के लिए थे। तो 16/5/1996 से 1/6/1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये सबसे छोटा कार्यकाल है किसी प्रधानमंत्री का। इसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा जो कि 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। I.K. गुजराल ये 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 99 तक इनका 1 वर्ष का कार्यकाल है। उसके पश्चात ये 1999 में पुनः नियुक्त हुए और 2004 तक के ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहे और अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जिन्होंने 26/5/2011 को 26/5/2014 को
26/5/2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है और ये तब से अब तक प्रधानमंत्री के कार्य पर हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना